नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिन्हा और आप देख रहे हैं आवाज। अब खबरें विस्तार से। शहर के गांधी चौक स्थित बास्केटबॉल ग्राउंड में संभाग स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें संभाग भर के बास्केटबॉल खिलाड़ियों ने शिरकत कर अपने खेल का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही अंबिकापुर में पहली बार गतका और फेसिंग का भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां जीतने वाली टीम राज्य स्तरीय खेल में भाग लेंगे। वहीं बास्केटबॉल ग्राउंड में चल रहे खेल प्रतियोगिता में शिरकत करने कलेक्टर कुंदन कुमार, एसपी सुनील शर्मा और जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव भी पहुंचे और संभाग भर से आए खिलाड़ियों से रूबरू होते हुए उनका उत्साहवर्धन किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। गांधी स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में संभाग स्तरीय बास्केटबॉल एवं गतका एवं फेंसिंग के खिलाड़ी उपस्थित हुए हैं और इस संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ये एक चयन प्रक्रिया भी है। यहाँ के युवा खिलाड़ियों को इन खेलों के एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है अपनी पोटेंशियल को दिखाने का, आगे आने का, और इन्हीं के माध्यम से फिर चयन करके आगे संभाग से आगे प्रदेश लेवल पे बच्चों को मौका दिया जाएगा। सारे प्रतिभागियों से हम लोग मिले और उनको शुभकामनाएं दी और उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे से यहाँ खेलें। अभी हम लोग, मैं एसपी साहब और माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष महोदय, सभी लोग दो कार्यक्रम है। एक तो संभाग स्तर के बास्केटबॉल का खेल चल रहा है और जिला स्तरीय जो है वो छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की शुरुआत है। 4 और 5 तारीख को यहीं पे गांधी स्टेडियम में है और सभी विधाओं के खेलों का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है। ज़िले के सभी विकास खंडों से, नगरीय निकायों से, पंचायतों से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं उनके हुनर और उनके स्किल्स देखने का मौका मिल रहा है और इसमें से जो बेस्ट चयनित होंगे वो संभाग स्तर पे और फिर राज्य स्तर पे उनको किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणा है और उन्होंने जो निर्देश दिए हैं उसमें है कि इस तरह के जो टैलेंट जो गांव में है वो निकल के सामने आए। अगर कोई आउट ऑफ द एक्स्ट्रा, मतलब कोई जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्लेयर होगा, कोई बच्चा होगा, कोई बच्ची होगी, फिर आगे उसको उसी विधा में करके उसको ओलंपिक लेवल तक उसको लेके जाने की पूरी प्लानिंग है छत्तीसगढ़ शासन की और इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज संभाग स्तरीय प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें बास्केटबॉल, फेंसिंग, गतका का है। इसमें जो बच्चे चयनित होंगे वो राज्य स्तरीय के लिए खेलने जाएंगे और ये इस पर सभी ज़िले के बच्चे भाग ले रहे हैं। और इसमें फेंसिंग और गतका और सरगुजा के लिए एक नई खेल है, जिस पे पूरा इनको रूल्स और रेगुलेशन में भी बताया जाएगा साथ में, और बच्चों को खेलने का मौका भी दिया जाएगा। रेणुकूट को अंबिकापुर से रेल द्वारा जोड़ने जन जागरण हेतु चेतना पदयात्रा अंबिकापुर में आकर समाप्त हुई। वहीं इस यात्रा को लेकर हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने इस यात्रा में शुरू से हुए शामिल लोगों से बात की। सुनिए क्या कहा इन लोगों ने इस यात्रा को लेकर। ये जो आप देख रहे हैं, मांदर की थाप देख रहे हैं और महिलाओं का जो नाच देख रहे हैं, ये कोई जलसा और कोई ये त्यौहार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये रेणुकूट से अंबिकापुर की जो पद यात्रा हुई थी, उस पद यात्रा में ये लोग भी शामिल होकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और इस बात को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं कि रेणुकूट से अंबिकापुर तक का जो जोड़ना है यात्रा, जो रेल को जोड़ना है, उसको लेकर यहाँ ये सारे लोग मौजूद हैं और रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर तक पद यात्रा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। और ये आखिरी जगह है कला केंद्र मैदान में, ये अपनी जो इनकी आखिरी स्थिति है जो यहाँ समापन किया जाएगा। हमारे साथ जो रेणुकूट से जो प्रारंभ हुई थी यात्रा, उसके यात्री यहाँ पास मौजूद हैं। मुकेश तिवारी जी सम्मिलित थे इसमें शुरू से लेके अंत तक और अभी ये कला केंद्र मैदान के पास घड़ी चौक में इनकी समाप्ति होनी है। अंचल ओझा भी थे इनके साथ। कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 लोग ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ जो रेणुकूट से लेकर अंबिकापुर तक पद यात्रा कर पहुँचे हुए हैं। इनसे जान लेते हैं कि पद यात्रा में क्या क्या इनके सामने कठिनाइयाँ आई और क्या क्या लोगों का रिस्पांस मिला। तो मुकेश तिवारी जी बता दीजिए किस तरीके का रिस्पांस रहा पूरी यात्रा में, आपके नज़रों से लोग जानना चाहते हैं। देखिए, 1 तारीख से अंबिकापुर को रेणुकूट से जोड़ने का हमारा अभियान प्रारंभ हुआ और वहाँ के लोगों में भी इस अभियान को लेकर बहुत उत्साह था। वहाँ पे रेलवे बोर्ड के सदस्य जो हैं, NRUCC मेंबर श्री कृष्ण गौतम जी थे, SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान जी, नगर पंचायत के अध्यक्ष ममता सिंह जी और काफ़ी संख्या में रेणुकूट के लोग थे। वहाँ से हमारा जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, चाहे जिस जगह पे जाना हुआ, आश्रम मोड़ में, म्योरपुर में, किरविल में, असनहर में,
बबरी मोड़ में, जितने जगह पे जो है बड़ी आबादी बस्ती के लोग थे, लोगों ने हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन किया, भव्य स्वागत किया। छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बुजुर्ग लोग जो चल फिर भी नहीं पाते थे, कई लोग उन्होंने हस्ताक्षर अभियान में शामिल होकर बोला कि ये रेल लाइन बन जाएगा तो हम सब के लिए बनारस जाना बहुत आसान हो जाएगा। किसी को इलाज की दृष्टि से जाने की आवश्यकता है, कुछ लोग धार्मिक दृष्टि से गंगा स्नान करने जाते हैं। तो उन लोगों की भावनाओं को देख के हम लोगों को लगा कि अपने को थोड़ा चलने का बहुत ज़्यादा उतना आदत नहीं है, लेकिन उन लोगों का जो परिश्रम और इस रेलवे लाइन के लिए जो समर्थन सहयोग मिला, उससे हम लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ गया। और जनभावना के अनुरूप अगर काम होता है तो निश्चित रूप से मन में संतोष रहता है, वो खुशी होती है कुछ अच्छा करने की। तो हमारे जो साथ के सभी लोग थे, इन लोग का हौसला जो था वो कठिनाइयों से भी बड़ा हो, और सब लोग जो है लगातार 4 दिनों तक अनवरत अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग जगहों में, प्रस्तावित रेलवे स्टेशन में संपर्क करते हुए लगातार चलते हुए अंबिकापुर तक पहुँचे। ये जो यात्रा थी, अचानक मन में कहाँ से ये भाव उत्पन्न और आप लोग निकल पड़े रेणुकूट से सीधा अंबिकापुर के लिए, और जोड़ने का ये जो आप लोगों का जो मनसा है कि आज जोड़ के ही रहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं और इस यात्रा के बारे में बताएं। मैं इसके लिए अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि भैया लोगों ने एक योजना बनाई और उसमें मैं भी एक अपना सहयोग कर पाया। देखिए, ये जो रेल योजना है जोड़ने का रेणुकूट से अंबिकापुर का, दरअसल रिद्धि और सिद्धि दोनों को सिद्ध करने वाली चीज़ है। जहाँ हम दिल्ली से जुड़ेंगे तो भौतिक सुख साधन संसाधन अपने ज़िले को प्राप्त होगा, वहीं जब हम काशी वाराणसी से जुड़ेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति भी इस क्षेत्र की, जो कि बहुत प्रतीक्षित है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो दोनों जीवन के महत्वपूर्ण आयाम है, दोनों पूर्ण होने वाले हैं। और एक अद्भुत, मैंने शब्दों में व्याख्या करने के परे है, ऐसा अनुभव रहा है इस यात्रा का। ये जो यात्रा रहा पीयूष भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस यात्रा में? बता रहे हैं काफ़ी लोग सहयोग करे, कठिनाइयाँ भी आई होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी जो आपको याद हो, वो बता दें। नहीं, कठिनाइयाँ तो देखिए किसी भी यात्रा में आती है, स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरह से लोगों का अपार समर्थन मिला और जिस तरह से जन समुदाय आया, वो हमारी भी कल्पना से परे था। हम लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि लोग इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, और हमारा संबल इतना बढ़ता गया। कहते हैं कि आत्मविश्वास के आगे थकान और कोई कठिनाई नहीं दिखती है। तो लोगों ने जितना स्नेह दिया, प्यार दिया, उसके बाद कभी कोई ऐसी तकलीफ महसूस ही नहीं हुई। और लोगों के अंदर ये भाव था कि अगर ये रेल लाइन जुड़ जाती है तो हम लोगों को फ़ायदा होगा। किसान व्यापारी अपने हक को समझ रहा है, अधिकार को समझ रहा है, और कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में साथ देने को तैयार है। ये सबसे बड़ी विशेषता रही इस आंदोलन की। किलबिल पहुंचे हुए थे आप लोग, वहां हमने देखा कि एक बच्चा एक हस्ताक्षर अभियान के तहत एक लिख रहा था कि मैं बनारस पढ़ने जाऊंगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इस यात्रा के दौरान ऐसी और बहुत सारी चीज़ें घटित हुई होगी। जब भी यात्रा में जहाँ भी जिस रेलवे जो प्रस्तावित रेलवे स्टेशन है रेलवे का, वहाँ जाते थे तो लोगों से जब बात करते थे तो यही चर्चा होती थी कि जब यदि रेल लाइन जुड़ जाएगी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा लोगों को मिल सकता है। BHU जाना हो या एम्स जाना हो या लखनऊ जाना हो, रेणुकूट और अंबिकापुर की जो रेल लाइन है उससे जब जुड़ जाएंगे तो देश के अलग अलग कोनों से हम जुड़ जाएंगे। तो जब भी लोगों से वहाँ बात होता था तो शिक्षा को लेकर बात होता था, स्वास्थ्य को लेकर बात होता था, धार्मिक जो स्थल है उनको लेकर बात होता था। तो इसी सब में बच्चे उत्साह से वहाँ बोलते थे कि हम पढ़ने जाएंगे दिल्ली, हम पढ़ने जाएंगे बनारस के लिए, हम इलाज कराने जाएंगे। तो जो लोगों का उत्साह था, लोग वहाँ पर जो चीज़ बोलते थे, उसी से प्रेरित होकर हम लोगों ने इतनी यात्रा को 4 दिनों में पूरा किया। और कोई थकान नहीं है, लोगों का जो सहयोग मिला उससे और उत्साहित हैं और चल सकते हैं। राज्यसभा सांसद और कई बड़े नेता लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे, आम लोगों को संबोधित भी किया जा रहा था। क्या लगता है, अब क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो 4 दिनों का यात्रा आप करके आए हैं, कहाँ तक ये सक्सेस हो पाएगा? हमारी यात्रा पूर्ण रूप से सफल रहेगी और हम लोग की जो मांग है, जायज़ मांग है। इस हमारा जो शहर है, हमारा शहर जो है, शहर की आबादी में पूर्वांचल के लोग ज़्यादा रहते हैं यहाँ। तो यह एक इस रेल लाइन से पूर्वांचल पूरा हमारा जुड़ जाएगा और अंबिकापुर से दिल्ली जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता रहेगा। क्या लगता है ये जो आप लोगों की यात्रा रही, कितना सफल रहा और इस बार लगता है क्या कि जुड़ जाएगा? ये जो यात्रा थी एक अभिनव पहल थी और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा में सभी राजनीतिक दल, सभी संगठन, प्रोफेशनल, सामाजिक संस्थाओं के लोग, पंचायत प्रतिनिधि और महिलाओं और बच्चों का बहुत बड़ा समर्थन रहा।
यात्रा की सफलता को देखते हुए विश्वास होता है कि यथाशीघ्र ही अंबिकापुर और रेणुकूट रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। तो जो ये यात्रा थी, इनको विश्वास है कि पक्का इनको विश्वास है कि रेणुकूट से अंबिकापुर तक का ये जो रेलवे लाइन ट्रैक है ये जुड़ जाएगा और लोग आसानी से अपने कार्यों को अंजाम दे सकें। कुछ और इसी के संबंध में पीयूष त्रिपाठी जी और कुछ बोलना चाहते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। आपने एक प्रश्न पूछा था कि क्या ये लाइन जुड़ जाएगी, तो देखिए मैं ये बताता हूँ, यहाँ के लोगों को जो लाभ है ये लोगों ने गिना दिया, पर इस रेल लाइन के जुड़ने से रेलवे को भी बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसके साथ में रेलवे को बहुत अधिक खर्च भी नहीं आने वाला है, क्योंकि सेल और SCCL ने खुद ही लिख कर दिया है और उनकी प्रायोरिटी में तीसरे नंबर पर ये रेल लाइन है। तो आप ये मान कर चलिए कि रेलवे पर कोई भार नहीं आने वाला है। और रेट ऑफ रिटर्न की जो हम बात करते हैं वो 14% है। ये बहुत अच्छा रेट ऑफ रिटर्न होता है किसी भी रेलवे लाइन में। इससे पहले जो मांग होती रही है उस रेल लाइन में केवल 2% और 3% था, तो रेलवे को भी खुद इससे लाभ होने वाला है। तो हम लोग जिस तरह से सकारात्मक तरीके से इस मांग को रखे हैं, हमको पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार हमारी इस मांग को सुनेगी और इसी साल हो सकता है कि ये बजट में जुड़ जाए। बजट में इसी साल हो सकता है कि ये लाइन जुड़ जाए और लोगों को लाभ हो सके। पीयूष त्रिपाठी ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि 14% का रिटर्न है, मतलब कोई भार नहीं पड़ने वाला है रेलवे को। खासकर सेल ने और SCCL ने भी हामी भर दी है इसको लेकर, और जो 14% का रिटर्न आने वाला है उससे रेलवे को भी किसी भी तरह की कोई नुकसान नहीं है। बाकी जगहों पे 2 से 3% का रिटर्न आया करता था, लेकिन यहाँ सीधे तौर पे 14% का जो रिटर्न आना है तो रेलवे को बिल्कुल आसानी रहेगी। और सबसे खास बात कि बजट में इस वर्ष ये पेश हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज अंबिकापुर। सरगुजा प्रेस क्लब का आज चुनाव संपन्न हुआ, जहां अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार दीपक सराठे सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं उपाध्यक्ष दिलीप जायसवाल, राम प्रवेश विश्वकर्मा, महासचिव रोमी सिद्दीकी, सचिव शेखर गुप्ता और राम कुमार यादव और कोषाध्यक्ष दीपक कश्यप निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी गिरिजा ठाकुर, संवजय तिवारी द्वारा पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता अलंकार तिवारी ने पदाधिकारियों से 1-to-1 बातें की। सुनिए क्या कहा निर्वाचित पदाधिकारियों ने। अभी हम अंबिकापुर के सरगुजा प्रेस क्लब में खड़े हैं और ये वो जगह है जहां से आपको हर खबरें रोज़ सुबह और आज के डेट में वेब पोर्टल के माध्यम से मिल जाया करती है। सबसे बड़ा दिन माना जा रहा है क्योंकि आज यहाँ सभी पदों के लिए चुनाव कराए गए थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी पद थे वो यहाँ निर्विरोध ही हो गए, क्योंकि विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हो सका। हमारे साथ सरगुजा प्रेस क्लब के नए अध्यक्ष दीपक सराठे जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में वो सरगुजा प्रेस क्लब को लेकर कितनी ऊंचाइयों तक जाएंगे। क्या आप सबसे पहली प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि जितने भी हमारे भाई लोग इधर उधर जो हैं उन्हें सबको इकट्ठा किया जाएगा और सबको मिलजुल कर, मतलब प्रेस क्लब को जितनी ऊंचाइयों तक हम पहुंचा सकते हैं उनको पहुंचाएंगे। कुछ सोचा होगा आपने कि सबसे पहले क्या करेंगे आप इसको? सबसे पहले तो जो भी सदस्य जिनका नाम छूट गया है उनको समिति में दर्ज करवाया जाएगा और जब पूरे समिति में इकट्ठा हो जाएंगे तो मिलजुल कर जो भी पत्रकारों को हितों के लिए हो उसके पीछे हम आगे बढ़ेंगे। एक सबसे बड़ी मांग पत्रकारों की रही है कि जमीन को लेकर लगातार मांग की जाती रही है, मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची हुई है, इसको लेकर आप क्या देखते हैं? मुख्यमंत्री तक बात जरूर पहुंची हुई है यहाँ के समिति से कि यहाँ के पत्रकारों को ज़मीन अभी तक नहीं आवंटित हो सकी है, तो इसके लिए भी पूरा प्रयास रहेगा। अभी तक हमारे वरिष्ठ जन जो भी हैं अभी तक मिलजुल के उनके आशीर्वाद से पूरा काम हुआ है, आगे भी उनका सहयोग लिया जाएगा और उनके आशीर्वाद से ही हम ज़मीन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो इनका प्राथमिकता रहेगा सदस्यों को जोड़ना है जो छूट गए हैं, ये काबिले तारीफ है क्योंकि ये लगातार इस चीज़ को लगातार बोलते भी आ रहे थे कि हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए पत्रकार साथी हैं उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा। कुछ और हमारे साथ पत्रकार साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ भास्कर के दिलीप जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि कैसा महसूस हुआ पूरे प्रक्रिया को लेकर। आप लगातार नज़र बनाए हुए थे, किस तरीके से देखने को मिला इस चुनाव को? देखिए, काफ़ी निष्पक्ष तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव का समय आ गया था, उन्होंने चुनाव कराया है प्रेस क्लब ने, तो हमें अब आगे, अब तो चुनाव हो गया है, जितने हम निर्वाचित पदाधिकारी हैं प्रेस क्लब और पत्रकारों के हित के लिए ही पूरा काम करेंगे। और जो भी पत्रकार अभी तक प्रेस क्लब में नहीं जुड़ पाए हैं और काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे जुड़ने के लिए, उनको कुछ ही दिनों के अंदर में जोड़ा जाएगा ताकि हर पत्रकार प्रेस क्लब से जुड़ा रहे। लेकिन हम इसमें ये भी ध्यान देंगे कि
उनके पत्रकार वाकई में वो हैं या नहीं हैं, उनको गंभीरता से रखा जाएगा, क्योंकि पत्रकारों के नाम पर भी कई जगह पे पत्रकारों की बदनामी होती है। अलग अलग तरीके के लोग पत्रकार बनकर शहर में घूमते हैं। तो इस सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए स्क्रूटनी कमेटी होगी इसकी, जो पत्रकारों का छानबीन करेगी और प्रेस क्लब से उनको जोड़ेगी। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया, क्योंकि प्रेस क्लब के जो नए नियुक्त अध्यक्ष हैं दीपक सराठे जी, उनके द्वारा लगातार बातें की जाती रही थी इस बात को लेकर, और उनके साथ के जो साथी थे वो भी इसी बात को बता रहे हैं कि जो भी नए पत्रकार आएंगे, जो नए पत्रकार हैं, उनको यहाँ मौका दिया जाएगा और स्क्रीनिंग कमेटी रहेगी जो जांच करेगी और ये देखेगी कि वो वाकई में पत्रकार हैं कि नहीं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार असीम सेन जी हैं, ये नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार, इनसे बात कर लेते हैं। सर, कैसा देखते हैं आप इस पूरे चुनाव को? चुनाव अलंकार जी देखिए बहुत पारदर्शी तरीके से संपन्न हुआ। नए पदाधिकारियों को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अंबिकापुर में पत्रकार संघ को लेकर के हमेशा से थोड़ा बहुत डिस्प्यूट रहा है ना। आप देखेंगे पुराना इतिहास लेकर के अभी तक के उसमें, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो नई बॉडी है एकदम कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ हमारे बाद के हैं इस लाइन में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको साथ लेकर के पारदर्शी तरीके से पत्रकार संघ को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और जैसा यदि इन्हें लगेगा कि हम लोगों का कुछ सहयोग चाहिए, कुछ मार्गदर्शन चाहिए कि भैया कैसे करना है, क्या करना है, तो हम हमेशा उसके लिए उपलब्ध हैं। और फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं नए दायित्व के लिए। हमने देखा है कि अक्सर जो आपने भी बताया कि डिस्ट्रीब्यूट रहा करता था, इस बार क्या देखना चाहते हैं? क्योंकि ये जो संघ का अभी चुनाव हुआ है पूरे 3 साल तक रहेगी। 3 सालों में किस ऊंचाइयों तक आप आशा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये संगठन को लेकर जा सकते हैं? क्या आपकी सोच क्या है? सबसे बड़ी बात तो मेरा ये कहना है, जो फील्ड में पत्रकार घूम रहा है, जिले का काम कर रहा है, पूरा संभाग के भी कई लोगों का कार्य क्षेत्र है, तो जो लोग काम कर रहे हैं वो सारे इसमें सदस्य बने। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बनेंगे जो एक्चुअल में पत्रकार हैं, तो संगठन को एक तो मजबूती भी मिलती है। कहीं हम जा रहे हैं अपनी बात को बहुत मजबूती से रख सकते हैं। बहुत सारी लंबित मांगें भी हैं अपनी पत्रकारों की। शहर में ज़मीन का ही मसला है। अब ज़मीन को जो जगह अलाट हुई थी वो संभवतः छोटे झाड़ जंगल मत की है या नाला मत की है, तो उसको परिवर्तित करें, सोच विचार करके ये निर्णय ले लें कि यदि वो जगह नहीं मिल पा रहा है तो कोई नया जगह देख लें अपन। तो बहुत सारी बातें हैं, वो सबको मिल बैठ के ही सबको करना पड़ेगा और इसको सबको विश्वास में लेके करेंगे कोई भी काम, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये एकदम युवाओं की टीम है और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बेहतर तरीके से संघ को आगे ले जाएंगे। तो ये युवाओं की टीम बनी हुई है और बेहतर तरीके से संघ को आगे ले जाएंगे। कई ऐसे मामले लंबित पड़े हुए हैं जिसको लेकर पूर्व के जो पदाधिकारी थे उन्होंने कार्य किए थे, लेकिन अब आशा ये लगाई जा रही है कि जो अभी नई बॉडी बनी है वो बॉडी लंबित मांगों को लेकर अपनी पूरी पुरजोर तरीके से मांग रखेगी और उसे पूरी करने की पूरी कोशिश करेगी। एक और ख़ास बात बाहर निकल कर आई है कि जितने भी ऐसे पत्रकार जो फील्ड में लगातार काम करते हैं, स्थानीय स्तर पर काम करते हैं, जिला स्तर पर काम करते हैं और संभागीय स्तर पर काम करते हैं, उनको संगठन से जोड़ा जाएगा और संगठन को मजबूत किया जाएगा। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ अलंकार तिवारी, आवाज़ अंबिकापुर। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? मां बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। मां बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। मां बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली सेफ और हेल्दी हो,
इसलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ सिर्फ रेडक्लिफ लैब्स पर, जहाँ मिलती है अपने हेल्थ चेकअप्स की ट्रस्टेड रिपोर्ट ऑन टाइम। बुक अ टेस्ट नाउ विद रेडक्लिफ लैब्स। तो आज ही हेल्थ टेस्ट बुक करें रेडक्लिफ लैब्स से और रखें अपनी फैमिली को हमेशा स्वस्थ। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। एक मेजर की लाइफ में फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और फिटनेस को इंश्योर करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स आर द बेस्ट। फॉर ऑल योर फिटनेस नीड्स ट्रस्ट ओनली रेडक्लिफ लैब्स। बुक योर टेस्ट इन 1 मिनट एंड गेट सेम डे रिजल्ट्स। हेल्थी इंडिया की ट्रस्टेड लैब्स। रेडक्लिफ लैब्स के जेनेटिक टेस्टिंग से आप अपने फिटनेस, वेलनेस और काफी सारे हेल्थ प्लान्स कस्टमाइज कर सकते हो। इसीलिए ये है हेल्दी इंडिया की ट्रस्टेड लैब। बीमारी से आजादी पाने के लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। रेडक्लिफ लैब्स, हेल्दी इंडिया के ट्रस्टेड लैब। इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है। क्या आप जानते हैं आपका सैंपल प्रोसेसिंग और रिपोर्टिंग के लिए कहाँ जाता है? रेडक्लिफ लैब्स में। रेडक्लिफ लैब्स के पास है स्टेट ऑफ द आर्ट, फुली ऑटोमेटेड एंड हाईली एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ सभी इक्विपमेंट्स दिन में मल्टीपल बार चेक किए जाते हैं, जिससे टेस्ट रिजल्ट्स की क्वालिटी एक्यूरेट रहे। अमेजिंग टू नो, रेडक्लिफ लैब इतने एक्सपर्टीज से सैंपल प्रोसेस करते हैं। रेडक्लिफ लैब, JSM डायग्नोस्टिक सेंटर, निगम कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, अंबिका। श्री महावीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साई मंदिर के सामने, गांधीनगर, अंबिकापुर। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति प्रतिदिन आप पाएंगे। जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे एवं मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण सिंह चौहान। साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। संस्थान में आप पाएंगे 70 बेड वाला IPD भर्ती सुविधा के साथ साथ सिपाका चेन्नई की ICU केयर की विशेष व्यवस्था, NICU जहां पे नवजात शिशु चिकित्सा आधुनिक सुविधा युक्त उपलब्ध है, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, अत्याधुनिक उपकरण युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, ICU एवं क्रिटिकल केयर, गर्भावस्था की संपूर्ण जाँच, प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन, बांझपन की जाँच एवं ऑपरेशन किए जाते हैं। हार्निया, हाइड्रोसिल, पथरी, पाइल्स एवं अपेंडिक्स के ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। समस्त प्रकार के ऑपरेशन दूरबीन विधि के द्वारा किए जाते हैं। एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से भर्ती एवं ऑपरेशन भी किए जाते हैं। सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी। आज ही किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। श्री महावीर हॉस्पिटल, गांधीनगर, अंबिकापुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूरजपुर जिले में एक और जहां सर्व आदिवासी समाज पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, वहीं प्रेमनगर विधानसभा की बात करें तो यहां पर सर्व आदिवासी समाज ने अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की मांग की और अपना समर्थन दिया है। समाज का कहना है कि जिस तरह से इन्होंने समाज के लिए काम किया है, इससे पहले कितने लोग हमारे समाज में चुनाव जीत कर आए, पर उन्होंने इस तरह से काम नहीं किया। अगर इन्हें कांग्रेस टिकट देती है तो निश्चित ही हम सब मिलकर उनके लिए काम करेंगे, और अगर कहीं किसी और को पार्टी यहां से उम्मीदवार बनाती है तो सर्व आदिवासी समाज यहां भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा। समाज के प्रमुख लोगों का कहना है कि भानु प्रताप सिंह ने लगातार समाज के समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया है। जिले के साथ पूरे प्रदेश में इनका काम बहुत अच्छा रहा है। सूरजपुर जिले की बात करें तो भाजपा ने यहां से अपने तीनों उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। प्रेमनगर विधानसभा की बात करें तो यहां से लगातार 2 बार वरिष्ठ आदिवासी नेता खेलसाय सिंह विधायक हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस यहां से किसे अपना उम्मीदवार बनाता है। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं गौड़ समाज, उरांव समाज और चिरवा समाज के पदाधिकारी और आदिवासी समाज से जो आते हैं, बहुत ट्राइबल समुदाय के लोग पूरे प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारी एक मांग है कि यहाँ से प्रेमनगर विधानसभा से कांग्रेस से भानु प्रताप सिंह जी को टिकट मिले, क्योंकि हम आदिवासी सामाजिक पदाधिकारी हम ये देखते आए हैं कि आज तक जो पूर्व के जो नेता, मंत्री, विधायक लोगों को जिस प्रकार से आदिवासी समाज का सहयोग करना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और हम इनके
देखे हैं कि जब से आयोग के अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने जो आदिवासियों के प्रति सहानुभूति जता करके उनके हित में काम करने का जो प्रयास किया है, बहुत सराहनीय है और हमको बहुत अच्छा लगा है। हम इस बार हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से प्रेमनगर विधानसभा में भानु प्रताप जी को टिकट मिले, क्योंकि अगर उनको टिकट मिलता है तो जिस प्रकार से आयोग के अध्यक्ष रहते हुए इनका जो कार्य किए हैं पूरे प्रदेश में कई जिलों में जा करके हमारे जो सामाजिक पदाधिकारी हैं उन्होंने भी कहा इनका काम करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है। वो अपने हमारे समाज के जैसे आयोग के माध्यम से ज़मीन का मामला हो या किसी प्रकार से मामला हो, उनका चौपाल लगा करके जन सुनवाई किए हैं और उनके दुख दर्द को सुने हैं। हम पूरे समाज बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और हम चाह रहे हैं कि इस बार प्रेमनगर विधानसभा से उसको टिकट मिले और इसी तारतम्य में हमारे जो सामाजिक भवन हो या जमीन आवंटन की मामला हो या कंवर समाज हो, चिरवा समाज हो या अन्य आदिवासी समुदाय हो, सभी के लिए उन्होंने उनकी भूमि के आवंटन के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया है और उनको भूमि भी आवंटन हुआ है। उनके अर्थक प्रयास से और हमारे सामाजिक भवनों के लिए 25-25 लाख रुपया पैसा भी दिया गया हमारे भूपेश बघेल सरकार की ओर से। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र से भानु प्रताप जी को टिकट मिले ताकि और अच्छा से अच्छा काम कर सके, जिस प्रकार से उनका समाज के प्रति योगदान है और सराहनीय रहे। देखिए, हम प्रेमनगर विधानसभा में देख रहे हैं बहुत दिन से कि हमारे सम्मानीय नेता जी लोग हैं, जीवन भर वो लोग विधायक रहे, सांसद भी रहे, लेकिन ना आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कुछ कार्य किया उन्होंने, ना तो किसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार यदि कांग्रेस को जीतना है प्रेमनगर विधानसभा में तो भानु जी को टिकट दी। बिल्कुल वो हमारे समाज से आते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भानु जी ने हमारे आने के बाद, पद में आने के बाद आदिवासी समाज को उन्होंने सीधा नज़र से देखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसी प्रकार से यदि सत्ता में लोग आते हैं तो निश्चित तौर से हमारे आदिवासी समाज का आने वाले दिन में उत्थान होगा। आदिवासी समाज ही नहीं, अन्य समाज के लिए भी ये भानु जी बहुत ससम्मान काम करेंगे, ये हमारी उम्मीद है, इच्छा है। इसलिए हम चाहते हैं कि भानु जी को टिकट मिले। बहुत दिन बाद जिस तरह से खेल साहब टिकट के दौर में शामिल हैं, अगर उनको पार्टी फिर से टिकट देती है तो आप लोग जितने लोग हैं आपके समाज से क्या मुँह करें, क्या कुछ निर्णय लेंगे या कुछ सोच कर आगे के लिए? जी, आपका जो कहना उचित है और जिस प्रकार से आपने पहले पूछा कि सर्वादिवासी समाज भी अपना कैंडिडेट उतारने के लिए तैयार है। हम लोग का प्रेमनगर विधानसभा में युवाओं का ही मांग चल रहा है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक हमने अपने क्षेत्रीय विधायक और सांसद लोगों को देखा और हम चाहते हैं कि युवाओं लोग एक नया चेहरा हमको मिले और युवाओं के मनसा अनुसार, युवाओं के हित में और हमारा हर मांग को सुने और हमारा आवाज़ विधानसभा तक ग्राम स्तर से पहुंचाए। ऐसा हम कैंडिडेट चाहते हैं जो हमको आज तक नहीं मिल पाया प्रेमनगर में, इसलिए हम अपने आप को ठगा महसूस क्षेत्र में महसूस करते हैं। हमारा बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। युवा लोग बेरोजगारी के लिए, हमारे साथी लोग रोड धरना पे बैठ रहे हैं, लेकिन हमारा स्थानीय विधायक चाहे सांसद हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार हमारा प्रेमनगर विधानसभा में नया कैंडिडेट हमको मिले और हम उसको युवाओं के जोश के साथ हम उनके पीछे कार्य कर सकें। अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में 2 दिनों तक चलने वाले जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। 2 दिनों तक चलने वाले इस ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में जिले भर के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाने पहुंचे। जनप्रतिनिधियों के बीच रस्साकसी खेल के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लुंड्रा विधायक डॉक्टर प्रीतम राम सहित जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, कलेक्टर कुंदन कुमार व एसपी सुनील शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। 2 दिनों तक चलने वाले इस जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में जीतने वाले खिलाड़ी संभागीय स्तरीय खेल में शामिल होंगे, जिसके बाद प्रदेश स्तर पर अपनी खेल कला का प्रदर्शन करेंगे। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल कूद की शुरुआत की गई थी। इस खेल प्रतियोगिता में रस्साकसी, लंगड़ी दौड़, लंबी कूद, रस्सी कूद, पिट्ठूल, फुगड़ी, बिलस, गिल्ली डंडा, गेड़ी दौड़ सहित अन्य खेलों को शामिल किया गया है।
आज अंबिकापुर में जिला स्तरीय ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन का शुभारंभ है और आज इस अवसर पे पूरे सरगुजा जिले के जितने भी प्रतिभागी ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता में जो प्रतिभागी हैं सब यहाँ पर गांधी स्टेडियम में इकट्ठे हुए हैं और जितने भी परंपरागत खेल कूद जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जिसको प्रोत्साहित किया जा रहा है वो सभी विधाओं का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और निश्चित रूप से जिला स्तर का जो खेलकूद में जो प्रथम आएगा उनको संभाग स्तर पे खेलने का अवसर मिलेगा और जो संभाग स्तर पे जीतेगा वो प्रदेश स्तर पे जाएगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार का ये योजना बहुत ही सफल है और युवाओं में और अलग अलग आयु समूह के लोगों में एक उत्साह है और अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर के भी सभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है और सभी इस कार्यक्रम में बहुत ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आज गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ी ओलंपिक कार्यक्रम का आयोजन का शुभारंभ किया गया है। यहाँ पे सारे विकास खंड के जो विजेता हैं सरगुजा जिले के वो यहाँ पे आके अपने प्रतिभागी दिखाएंगे, प्रतियोगिता में भाग लेंगे और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं वो जीते और जितने खिलाड़ी यहाँ भाग ले रहे हैं सबको बधाई। और छत्तीसगढ़ शासन की ये पहल जो कि पारंपरिक खेलों को वापस जीवित करने के लिए शुरू की गई उसके लिए सरकार को भी बहुत धन्यवाद और जिस उत्साह से यहाँ पे लोग भाग ले रहे हैं और इसके पहले स्तर में विकासखंड स्तर में लगभग 60,000 लोगों ने भाग लिया। ये दर्शाता है कि इसका एक डिमांड था, लोग इसमें बड़े उत्साह से आगे आ रहे हैं और इस आयोजन से मेरे को पूरा भरोसा है कि हमें आगे नए खेल प्रतिभागी भी दिखेंगे, पोटेंशियल फ्यूचर प्लेयर्स भी मिलेंगे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये कार्यक्रम आगे चलता रहे। सरगुजा जिले के दरिमा थाना अंतर्गत एक राइस मिल से धान के बोरे की चोरी का मामला सामने आया था, जहां चोरों ने राइस मिल के मुंशी को बंधक बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए धान चोरी करने वाले 7 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया है। वहीं उनके द्वारा चोरी किए गए धान के बोरियों को भी बरामद कर लिया गया है। दरअसल यह पूरा मामला दरिमा थाना अंतर्गत मित्तल राइस मिल का था, जहां चोरों ने शनिवार रात को राइस मिल में हमला बोलकर मिल से 200 से अधिक धान की बोरी को चुरा लिया था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में आंकी जा रही थी। वहीं इलाके में घटी इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई और आगे की कार्रवाई करते हुए सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया है। जी, ये पूरा मामला महामाया राइस मिल से जुड़ा हुआ है, जहां पर परसों की जो रात में वहां के चौकीदार के द्वारा सूचना दिया गया था कि रात के समय में 6 से 7 लोग घुसे थे दीवार फांदकर और एक पिकअप को लेकर आए थे। पहले तो उस चौकीदार को बंधक बनाए और फिर पिकअप में 2 राउंड में लगभग 200 से ज़्यादा बोरा धान को लेकर के चले गए। इस मामले में फिर डकैती के तहत अपराध कायम किया गया है दरिमा थाना अंतर्गत और इसमें मुखबिर भी लगाए गए थे, जिनके द्वारा कल कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग दिया गया था, जिसके आधार पर 6 आरोपियों को पकड़ा गया और एक 7वां आरोपी जिसके माध्यम से धान को बेचने का प्रयास किया जा रहा था, उस आदमी को पकड़ा गया। तो ऐसा कुल 7 आरोपी पकड़ में आए हैं। पूरी धान की बरामदगी हो चुकी है इसमें और घटना में प्रयुक्त पिकअप और मोपेड और बाइक सबको जब्त कर लिया गया है और 7 को आज रिमांड में भेजा जा रहा है। वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर बनारस रोड अंबिकापुर में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। महाविद्यालय राज्य शासन एवं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा से संबद्ध है। साथ ही साथ महाविद्यालय को B+ ग्रेड की रैंकिंग प्राप्त है। सरस्वती महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं के लिए कक्षा 12वीं के बाद BPES 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, BA, BSc बायो एवं गणित, BSc कंप्यूटर, BCom तथा BCom कंप्यूटर साइंस के साथ साथ BCA, DCA पाठ्यक्रम भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए MSc गणित, MSc वनस्पति शास्त्र, MSc प्राणी शास्त्र, MSc भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र
तथा डिप्लोमा कोर्स में PGDCA पाठ्यक्रम संचालित हैं। सरस्वती महाविद्यालय में नए पाठ्यक्रम में M.Com तथा MA अर्थशास्त्र संभावित है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए बस, छात्रावास एवं छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध है। महाविद्यालय में योग्य एवं अनुभवी प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। महाविद्यालय में नवीन ग्रंथालय तथा कंप्यूटर एवं विज्ञान संकाय के विषयों के लिए आधुनिकतम प्रयोगशाला एवं ई-लाइब्रेरी भी उपलब्ध है। छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सरस्वती महाविद्यालय में सबसे अलग अभूतपूर्व खेलकूद गतिविधियां एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय परिसर में ही संपूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को शैक्षणिक भ्रमण, पर्यावरण भ्रमण, सोशल आउटिंग के अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल एवं विभिन्न औद्योगिक व्यावसायिक परिसरों के भ्रमण के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। खेलकूद के क्षेत्र में भी छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवसर प्रदान किए जाते हैं। सरस्वती महाविद्यालय में जो विद्यार्थी प्रवेश के लिए इच्छुक हैं, वे तत्काल महाविद्यालय में संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 9589440583। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्राम पंचायत घंगरी रुकपुर गांव में ग्रामीण वन विभाग के काम किए हुए वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर ग्रामीणों ने लुंड्रा विधायक प्रीतम राम के मार्गदर्शन में डीएफओ और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। विधायक प्रीतम राम ने बताया कि घंगरी रुकपुर के लगभग 40 से 45 महिला पुरुष मुख्यमंत्री वृक्षारोपण में पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदने का कार्य किए थे, जो कि लगभग 7-8 माह बीत जाने के बाद भी उनका पैसा नहीं मिल पाया है, जिसके लिए ग्रामीण कई बार वन विभाग कार्यालय, रेंजर एवं सिपाहियों के चक्कर लगा चुके हैं और ग्रामीण अपने वेतन को लेकर काफी परेशान थे, जिसको देखते हुए डीएफओ और कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द मजदूरों को उनकी राशि भुगतान किया जाए। ग्राम पंचायत रूपपुर के ग्रामीण आए हुए थे, घंगरी रूपपुर गांव के, और उनका ये विषय है कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना के तहत गांव के काफ़ी बड़े संख्या में मजदूर उसमें काम किए थे, जिसका भुगतान नहीं मिला है। इसी संबंध में आज मुझे मेरे संज्ञान में लाया गया और ज्ञापन भी दिए हैं। मैंने तत्काल डीएफओ को और कलेक्टर साहब को निर्देशित किया हूं कि शीघ्र से शीघ्र इनके मजदूरी भुगतान करा दें, ताकि ग्रामीण जो है परेशान ना हो। और गांव में कुछ अन्य समस्याओं को भी इन्होंने रखा है, जिसमें सड़क का भी समस्या है, तो मैं उसके लिए भी आश्वस्त कर रहा हूं कि शीघ्र से शीघ्र उनके गांव के जो सड़क का जो समस्या है, पानी का समस्या है, उसका निराकरण किया जाएगा। 7-8 महीना हो गया, पैसा मिलते नहीं है। कई बार मांगतन तो देवे नहीं करे, आज दूंगा कल दूंगा कहते रहते। क्या काम कर रहे हैं? नर्सरी में कहाँ लगाए रहे? गड्ढा खोने रहे। तो क्या कहते रहे वन विभाग वाला? तो देव कहते हैं, तो फिर देवे नहीं करते हैं। तो कितना दिक्कत होता है? बहुत दिक्कत होती है। 2-3 बार अपन किराया लगा के आ रहे हैं। समस्या था, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण में काम किए थे इन लोग, बहुत दिन हो गया, लगभग 7-8 महीना, इन लोग का पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। इन लोग मेरे पास आए और बोले कि पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग को आवेदन देना है कलेक्टर के पास। तो हम लोग अभी कलेक्टर के पास आवेदन देने आए थे और दिए भी हैं। और साथ में अभी हम लोग के क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रीतम राम भी यहाँ थे उपस्थित, उनको भी एक आवेदन दिए हैं। विधायक जी भी आश्वासन दिए हैं और कलेक्टर साहब भी आश्वासन दिए हैं कि आप लोग का परेशानी जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। हम लोग वन विभाग में काम किए थे, बोले 15 दिन में पैसा दिया जाएगा। वो 15 दिन में नहीं, आज देंगे कल जाएंगे। 25 तारीख को बोले थे, रक्षाबंधन से पहले, वो भी नहीं मिला हम लोग को पैसा। अभी विधायक जी से मिला तो कैसा लगा थे? ठीक लगी। कैसे? वो बोले कि शासन देहीन समस्या को हल करूँगा बोल रहे हैं। कितने दिन से परेशान रहे? हम 5-6 महीना से। अभी कैसा लगा था विधायक जी से मिलकर? अभी थोड़ा ठीक लगी कि समस्या तुमन का हल करवाऊँ। सूरजपुर जिले में एक बार फिर बाघ के दिखने से दनोली क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। इस क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है,
जिसमें बाघ के देखे जाने की बात की जा रही है। हालांकि आवाज इसकी पुष्टि नहीं करता है। गौरतलब है कि पूर्व में भी एक बाघिन को इस क्षेत्र में देखा गया था और वन विभाग की टीम ने इसका रेस्क्यू किया था। जब तक कि वन विभाग बाघिन का रेस्क्यू करता तब तक बाघिन ने 2 ग्रामीणों की जान ले ली थी। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतापुर में सरगर्मी तेज हो गई है। अब सीतापुर विधानसभा में एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसको लेकर राजनीति सरगर्मी में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। दरअसल राष्ट्रपति से वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक रामकुमार टोप्पो भी चुनावी मैदान में आ गए हैं और सीतापुर क्षेत्र में इन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन भी कर दी है। इस प्रदर्शन में स्वयं से लोग इनके साथ जुड़कर एक रैली का रूप ले लिया है। इस दौरान हजारों की संख्या में आम आदमी इनके साथ रैली में देखे गए। ये सीतापुर में पहली बार हुआ है जब हजारों की संख्या में इनका समर्थन करने लोग खुद बाहर निकले। और वहीं सीतापुर विधानसभा के आम जन ये चाह रहे हैं कि रामकुमार टोप्पो विधानसभा चुनाव में इस बार खड़े हो और चुनाव लड़े। आपको बता दें कि सीतापुर विधानसभा में एक बार निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव में जीत चुके हैं। वहीं अब ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि रामकुमार टोप्पो विधानसभा चुनाव लड़ने पर दोनों ही पार्टियों में खलबली मच सकती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। शहर से जुड़े खबरों के लिए देखते रहिए आवाज। SRS हॉस्पिटल, न्यूनतम दर उच्चतम सेवा। आपके लिए लाए हैं निशुल्क डायलिसिस। SRS हॉस्पिटल अंबिकापुर में अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आप करवा सकते हैं निशुल्क डायलिसिस। तो संपर्क करें SRS हॉस्पिटल, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। SRS हॉस्पिटल। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहाँ पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलतापूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000।